दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध जो कि यूरोप में होने वाला पहला वैश्विक युद्ध था जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला। उसमें जितने भी सैनिक थे उन सबके सिलेक्शन के लिए आईक्यू टेस्ट यानी कि बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया गया था। तो इस वीडियो में हम आईक्यू टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि कौन सा वो टेस्ट था, किसने बनाया था, किस तरीके से वो यूज हुआ था, पढ़े लिखों के लिए क्या था, जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों, जो टेस्ट यूज किया गया था उसमें से एक का नाम था आर्मी अल्फा टेस्ट जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और दूसरे टेस्ट का नाम था आर्मी बीटा टेस्ट जो कि पढ़े लिखे या ऐसे लोगों के लिए था जिनको इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी या जिनको दूसरी कोई लैंग्वेज आती थी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आर्मी अल्फा टेस्ट। तो जो आर्मी अल्फा टेस्ट था उसे रॉबर्ट एयरकेस, डब्ल्यू बी विंघम, हेनरी गडार्ड, टी एच हैनिस लेविस्टरमन, गाय मॉन्ट्रोस व्हीपल, एफ एल वेल्स ने मिलकर बनाया था। और इस टेस्ट का डेवलपमेंट हुआ था दोस्तों 1917 में। जी हाँ, 1917 में इस टेस्ट का डेवलपमेंट हुआ था जो कि विश्व युद्ध के दौरान, है ना, इसको बनाया गया था। ये किन लोगों के लिए था? ये साक्षर लोगों के लिए था जिन्हें इंग्लिश की अच्छी नॉलेज थी, जो पढ़े लिखे थे। और इसका मेन पर्पज़ क्या था कि जिससे यूएस मिलिट्री में अच्छे कैंडिडेट्स यानी कि जिनका आईक्यू लेवल अच्छा हो, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी हो, उन सबका रिक्रूटमेंट किया जा सके। इसके लिए इसका मेन पर्पज़ क्या था? टू इवेल्युएट इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल फंक्शनिंग ऑफ सोल्जर, जैसे कि उनकी बुद्धि, ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव करेंगे या उनकी भावनात्मक स्थिति किस तरीके की है। ठीक है, अब जैसे कि आर्मी में अगर कोई बहुत ममत्व भरा इंसान होगा तो शायद मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो इमोशनल फंक्शनिंग का भी इसमें टेस्ट किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ये मेजर करता था? ये जो कैंडिडेट होते थे जो आर्मी टेस्ट के लिए एग्ज़ाम देते थे, वो लोग क्या करते थे? उनका वर्बल एबिलिटी यानी कि उन्हें उनकी शाब्दिक क्षमता कितनी है, उनमें नंबर, उनमें कैलकुलेशन वगैरह आता था कि नहीं। साथ साथ क्या वो डायरेक्शन को समझ पाते हैं, यानी कि अगर उन लोग को कोई नक्शा वगैरह दिया जाए तो क्या वो नक्शे के हिसाब से चल पाएंगे, यानी क्योंकि दोस्तों देखिए उस समय गूगल मैप तो बिल्कुल भी नहीं था, है ना। गूगल मैप नहीं था कि मतलब गूगल मैप ऑन करके, खैर युद्ध के दौरान आप कौन सा गूगल मैप यूज करेंगे, आप मोबाइल चलाएंगे, उधर से मारेंगे तड़ाक से, है ना। तो और दूसरी चीज़ नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी सूचनाएं आपके आसपास में चल रही हैं उसकी नॉलेज आपको है कि नहीं है। तो ये होता था आर्मी अल्फा टेस्ट में। और इस ये क्या निर्धारण करता था? पोटेंशियल फॉर लीडरशिप पोजीशन, सच में जो कैंडिडेट है वो उसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, और सच में क्या वो सेवा देने के काबिल है या नहीं। आर्मी की सेवा देखिए, वो विश्व युद्ध के दौरान चल रहा था, तो विश्व युद्ध के लिए कोई कमज़ोर इंसान नहीं चाहिए था, चाहे वो दिमागी रूप से हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो। तो यहाँ पर देखिए, एक कहावत है, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। तो उसी के आधार पर कह सकते हैं कि उनके मानसिक स्थिति या उनके बुद्धि परीक्षण के लिए ये टेस्ट बनाया गया, है ना। यहाँ पे देखिए आर्मी अल्फा टेस्ट के मैंने एक सैंपल लगाया हुआ है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, और भी वेबसाइट पर आपको इसके बारे में मिल जाएगा। तो ये थी इसकी पूरी कहानी, और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आर्मी बीटा टेस्ट पर आते हैं। ठीक है, आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है, आर्मी बीटा टेस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ऐसे लोगों के लिए जो इलिटरेट थे, उन्हें इंग्लिश का नॉलेज नहीं था, या फिर ऐसे लोग जो कि दूसरी भाषा बोलते थे, है ना, वही जिन्हें इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी। इसका क्या फंक्शन था भाई? वही चीज़, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल फंक्शनिंग ऑफ सोल्जर्स, यानी कि जो भी सैनिक थे उनकी भर्ती जब की जाए तो उनकी मानसिक क्षमता यानी कि उनकी आईक्यू, उनकी बुद्धि, ठीक है, उनकी भावनात्मक क्षमताएं, इन सब का मेजरमेंट करने के लिए यूज किया गया आपका आर्मी बीटा टेस्ट। ठीक है, यूज कैसे किया जाता था? देखिए, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दिए जाते थे, है ना, कुछ मल्टीपल पिक्चर्स दिए जाते थे, इस तरीके, क्योंकि वो इलिटरेट थे ना, तो उनको आप पढ़े लिखे वाले सवाल देते या सेंटेंस देते तो दे वर बिकम, मतलब वो कंफ्यूज हो जाते थे। तो भाई ऐसा टेस्ट बनाया गया कि जो व्यक्ति के बुद्धि का परीक्षण माप सके लेकिन वो अनपढ़ हो। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बहुत क्लियर होकर निकल कर आई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि देखिए, जो बुद्धि होती है, जो आईक्यू होती है, उसका पढ़ाई लिखाई से, या कोई किस लेवल तक पढ़ाई किया है, कोई हायर लेवल तक है या 5वीं पास है, तो क्या उसकी बुद्धि पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं, पढ़ाई का बुद्धि से प्रैक्टिकली कोई संबंध नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि पढ़ाई का
बुद्धि से यानी कि आईक्यू से कोई संबंध नहीं है, ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस टेस्ट को बनाने के लिए 6-7 लोग लगे थे, है ना। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब अक्सर क्लास में कोई बच्चा पढ़ने या रटने में तेज है तो लोग कह देते हैं कि हाँ वो अच्छी आईक्यू का है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, आईक्यू का पढ़ाई लिखाई से संबंध नहीं है, ठीक है। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसका देखिए एक सैंपल है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या होता था कि ये कुछ फिगर दिए गए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी में, ठीक है, क्या मिसिंग है वो बताइए। अब जैसे यहाँ पर गिटार है, ठीक है, नाइफ है, और ये गन बनाया गया हुआ है जो कि युद्ध में आने वाली एक चीज़ है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते थे, मतलब उसमें कहा जाता था कि इसमें क्या उचित होगा, क्या उचित नहीं होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वगैरह वगैरह करके, है ना। तो ये थी पूरी की पूरी। तो ये बस एक सैंपल है, देखिए इसमें कई कई पेजेज होते हैं, कई क्वेश्चंस होते थे। यहाँ तो बस मैंने एक सैंपल दिया है आपको कि मतलब इस तरीके से नॉन वर्बल टेस्ट यानी कि आर्मी बीटा टेस्ट इस तरीके का दिखता था, और जो आर्मी अल्फा टेस्ट था दोस्तों वो इस तरीके का दिखता था, ठीक है। इसका मेजर पर्पजेज क्या, इसके मतलब प्रमुख उद्देश्य क्या थे बनाने के। भाई आईक्यू टेस्ट बना रहे थे ऐसे हलवा बनाने के लिए तो बना नहीं रहे थे, विश्व युद्ध की सिचुएशन थी दोस्तों, बहुत बुरे हालात थे। वैसे भगवान से दुआ करिए कि ऐसे दिन कभी दुनिया में देखने को ना मिले, क्योंकि ये बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, कई परिवार जड़ जाते हैं, देश तबाह हो जाते हैं, बहुत भारी नुकसान होता है। तो इसका मेन पर्पज क्या था, हम उस पर आते हैं। क्लासीफाई सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एबिलिटी, मतलब उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार उनको वर्गीकृत किया जा सके, और सप्लाई अ मेंटल रेटिंग फॉर ईच सोल्जर विच शैल असिस्ट पर्सनल ऑफिसर्स टू बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इक्वल टू अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ, ठीक। assist in regimental company or medical officers by careful examination and report on men who are not responding satisfactory training or otherwise troublesome। मुश्किल हालात में किसी को अगर बैकअप चाहिए, इमोशनल बैकअप चाहिए, मेडिकल वगैरह चाहिए, क्योंकि भैया देखिए डॉक्टर भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, ठीक। और असिस्ट ऑफिसर टू डेवलप बटालियन विथ क्लासिफिकेशन, ग्रेडिंग, ट्रेनिंग एंड अल्टीमेट असाइनमेंट ऑफ मैन। assist in discovering men of superior mental ability who should be selected for officer training camps for promotion or assignment to special task। अब किसी को स्पेशल टास्क देनी है, ठीक है, वो किसी नॉर्मल या लोअर आईक्यू के बंदे को तो आप देंगे नहीं, पूरी बटालियन की जिम्मेदारी आपको देनी है। तो उसके लिए क्या होता था कि सुपीरियर मेंटल एबिलिटी वाले व्यक्ति को दिया जाए, है ना। तो सुपीरियर मेंटल एबिलिटी उसकी सुपीरियर आईक्यू जिसका होता था, सिचुएशन को जो अच्छी तरीके से संभाल सकता था, तो उसको ये दिया जाता था। इसी तरीके से असिस्ट इन डिस्कवरिंग एंड प्रॉपरली प्लेसिंग मैन ऑफ मार्क स्पेशल किड्स, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वर और स्काउट फॉर इंटेलिजेंस सर्विस। असिस्ट इन डिस्कवरिंग मैन हु आर मेंटली इन्फेरियर, ठीक है। असिस्ट इन डिस्कवरिंग मैन, उन सब की के लिए भी सहायता प्रदान करना जो कि मेंटली इन्फीरियर थे, एंड हु इज in accordance with the degree of defectiveness would be recommended for discharge, developmental battalions, labor organization और regular military training। तो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भी ये टेस्ट यूज किया जाता था। ओवरऑल कहें तो किस उसके मेंटल प्रोसेसिंग या उसकी मेंटल एबिलिटीज कैसी थी, इन सब चीज़ों के आधार के लिए यूज किया जाता था आपका ये आईक्यू टेस्ट। दोनों आईक्यू टेस्ट का नाम क्या था, आर्मी अल्फा टेस्ट, दूसरे का नाम था आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फा पढ़े लिखे लोगों के लिए, आर्मी बीटा जो कि पढ़े लिखे नहीं थे या फिर जिन्हें इंग्लिश की नॉलेज नहीं होती थी, ठीक। देखिए यहाँ पर कुछ डेटा दिए गए थे कि द सेवरल इंटेलिजेंस लेटर ग्रेड्स यूज्ड इन आर्मी विथ दियर स्कोर इक्विवेलेंस अप्रोप्रिएट डेफिनेशंस आर प्रेजेंट हियर। इस पूरे डेटा में आपको चीज़ें मिल जाएंगी कि ग्रेड के हिसाब से लोगों को कैटेगराइज कर दिया जाता था, ए बी सी प्लस सी, सी माइनस डी, डी माइनस ई, ठीक है। और ये इंटेलिजेंस लेवल वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, हाई एवरेज, एवरेज, सी माइनस आया तो लो एवरेज, डी वाला आया तो इन्फीरियर। तो पता है इनकी इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से, ठीक है, ये स्कोर मिलता था, ये बीटा का स्कोर। अब जैसे किसी के ऊपर बीटा लगाया गया, अगर उसका रेंज 100 से 18 के बीच 118 उसने पाया है तो वेरी सुपीरियर में जाएगा, और अल्फा में 135 से 212 के बीच जाता है तो वो वेरी सुपीरियर में उसकी आईक्यू टेस्ट आईक्यू का लेवल होता था। इसी तरीके से अगर किसी का 90 से 99 आ रहा है तो, या पढ़े लिखे जो थे अल्फा वाले 105 से 134, तो उनका आईक्यू लेवल सुपीरियर होता था। साथ साथ पढ़े लिखे लोग अगर 75 से 104 करते थे तो उनको हाई एवरेज में रखा जाता था,
और बीटा वाले 80 से 89 अगर किसी का आता था। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों पूरा एक रेंज दिया गया हुआ है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर बेहतर ज्ञान के लिए, बेहतर समझ के लिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं एक दो बता देता हूँ कि जैसे कि वेरी सुपीरियर अगर किसी का था, है ना, वेरी सुपीरियर अगर किसी का था तो उसको क्या कहते थे, men of marked intellectually, they are a high officer type when they are also endowed with leadership and other necessary qualities. They are और high officers type, मतलब उन सबको हाई लेवल के ऑफिसर्स बनाए जाते थे क्योंकि उनका जो है इंटेलेक्चुअल लेवल हाई होता था। ठीक, अब फिर जो सुपीरियर कैटेगरी में आते थे दोस्तों उन सबको लेस exceptional than a many men of commissioned officer type and a large amount of non commissioned officer type material। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जो लोग एवरेज में आते थे तो उन सबको एक्सीलेंट प्राइवेट टाइप विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फेयर नॉन कमीशन ऑफिसर टाइप मटेरियल। अब जो लोग लो एवरेज में आते थे, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस बट यूजुअली गुड प्राइवेट्स एंड सेटिस्फैक्ट्री इन वर्क ऑफ रूटीन नेचर। भाई अब उन सबको रूटीन नेचर के यार रोज़मर्रा के कामों में लगा दिया जाता है भाई, क्योंकि अब आर्मी लड़ाई कर रहे थे भाई, उनको भी हेल्प करने के लिए तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो वही चीज़ है। तो अब यहाँ पे देखिए इन्फीरियर और वेरी इन्फीरियर, वेरी इन्फीरियर, वेरी इन्फीरियर, डी और दी दिया है 0 से 14, 0 से 14। तो इंटेलिजेंस बस कंसिडर टू फिट फॉर रेगुलर सर्विस, ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प कर लिया। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर थी, द मेजॉरिटी डी माइनस और ई मेन आर बिलो 10 ईयर्स इन मेंटल एज। तो ऐसे लोग जो डी और ई कैटेगरी में आते थे उन सबकी मेंटल एज क्या होती थी, बिलो 10 ईयर्स होती थी। ठीक है, मेंटल एज देखिए दोस्तों अलग है, उसको उम्र से मत देख सोचिएगा। मेंटल एज आपके ओरिजिनल एज से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मेंटल एज को अगर मैं सामान्य भाषा में मैं आपको समझाऊं, जैसे कोई 11 साल का बच्चा है और वो 13 साल के बच्चे जैसा बिहेव करता है, उससे सोचता है, तो उस 11 साल के बच्चे का जो मेंटल एज होगा वो 13 साल होगा। इसी तरीके से अगर कोई 16 साल का बच्चा है और वो 10 साल के स्तर का वो मेंटल एज है, उसका मानसिक जो भी है क्षमता है, इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, तो उसका मेंटल एज कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो आईक्यू वगैरह पे देखिए मेरे चैनल पे तो स्पेशली साइकोलॉजी वाले कैंडिडेट्स के लिए चैनल बना है जो कि नेट जेआरएफ या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आईक्यू पर भी एक अच्छा वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से आईक्यू डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कितनी थ्योरीज है, कितनी तरीके के आईक्यू हैं, सब पे एक वीडियो बनेगा। तो देखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं या अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड ऑथेंटिक मटेरियल, ऐसे फर्जी वाले नहीं, ऑथेंटिक मटेरियल आपको चाहिए, ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और हाँ, रिंग बटन जरूर प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।